साथियों नमस्कार। आज हम 10वीं क्लास गणित चैप्टर पहला की बात करेंगे, जिसमें देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है ना हमारा, उसमें हमें वास्तविक संख्याएं हैं। हमारा चैप्टर जो है संख्याओं से संबंधित है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में जानते हैं। संख्याएं कौन कौन सी होती है, संख्याओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। इस वजह से हमें संख्याओं के बारे में जानना ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो उसी में आज हम अंक क्या होते हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती है, कौन सी संख्या क्या होती है, कौन सी संख्या बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है ना, इससे संबंधित हम कुछ तथ्यों को देखते हैं, कुछ संख्याओं के बारे में जानते हैं। उसके बाद फिर हम चैप्टर में जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अंक क्या होता है। देखिए अंक जो होता है ना, वो 0 से लेकर 9 तक होता है, यानी कुल अंकों की संख्या 10 होती है। कुल अंकों की संख्या 10 होती है, जो हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये कुल 10 अंक होते हैं ऐसे। ठीक है, तो देखिए अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 को अंक कहते हैं। यानी कि 0 से लेकर 9 तक जो होता है उसे हम अंक कहते हैं। ठीक है, जहां 0 को हम असार्थक अंक कहते हैं और शेष 1 से 9 तक जो होता है उसे हम सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, 0, 1, 2, 3 करके दे देगा। अब बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा अंक असार्थक अंक है। ठीक है, तो अब बहुत बच्चों को पता होता नहीं है कि असार्थक और सार्थक होता क्या है, बस वो गलत क्वेश्चन बनाकर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि 0 जो है वो असार्थक अंक है, बाकी 1 से 9 तक जो है वो सार्थक अंक है। ठीक है, यहाँ तक कुल अंकों की कितनी संख्याएं, तो जी देखिए 1 से 9 तक तो 9 हो गया और 1 0, तो कितना हो गया 10। तो हमने यहां लिख दिया कुल अंकों की संख्याएं कितनी होती है, 10 होती है, जो कि 0 से लेकर 9 तक होती है। ये तो हमारा अंक से संबंधित था। अब हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो देखिए गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है, गिनती 0 से शुरू नहीं होता है, गिनती हमेशा 1 से शुरू होता है। तो गिनती की जितनी संख्याएं होती है सभी प्राकृत संख्या कहलाती है। गिनती की जितनी संख्याएं होती है सब प्राकृत संख्या कहलाती है। तो गिनती 1 से शुरू होता है, यानी कि 1, 2, 3, 4 से लेकर गिनती कभी खत्म होती है क्या, गिनती कभी खत्म नहीं होती है। तो देखिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा प्राकृत संख्या जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं और प्राकृत संख्या को कैपिटल एन यानी कि बड़ा एन से सूचित किया जाता है। ठीक है, जैसे n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट, जिसको हम अनंत कहते हैं। गिनती का कोई अंत नहीं होता है, तो हम उसे ये इनफाइनाइट बोलते हैं, जिसका मतलब अनंत होता है। ठीक है, अब हमने कुछ क्वेश्चन लिया, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो भाई जब प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है तो सबसे छोटी तो 1 ही होगी। तो यहाँ क्या हो गया, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, क्योंकि 1 से शुरू ही होती है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो संख्याओं का कोई अंत है क्या, संख्याओं का कोई अंत नहीं है, इस वजह से ये क्या हो गया, अनंत। ठीक है, जिसको हम इनफाइनाइट, ये उल्टा 8 हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए, अब यहां से हम एक सवाल उठाते हैं। क्या उठाते हैं, देखिए एक हम क्वेश्चन यहां साइड में लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। यह हमने एक क्वेश्चन ले लिया। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में आपसे इस तरह का सवाल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका एक सूत्र होता है, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग हमें निकालना है। अब प्रथम n का मतलब क्या हुआ, n के जगह 2, 4, 10, 20, 50 कुछ भी दे सकता है। हमने क्या लिया, 20 प्राकृत संख्याओं का। तब हम यहां से एक सूत्र हमारा क्या होता है, n गुना n प्लस 1 भागा 2। ये हमारा सूत्र होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। तो यहाँ n की जगह क्या है, 20, यानी कि हम लिख देंगे 20 गुना 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 21 भागा 2। ठीक है, तब यहां से देखिए 21 गुना 20, हम तो ये काम करते हैं ना, देखिए 2 से इसको काट दिया 10 में होते, तो 21 गुना 10 कितना हो जाएगा, 210। यानी कि प्रथम
20 प्राकृत संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। यही देखिए सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n गुना n प्लस 1 भागा 2। यहां तक हो गया। ये हमारा था प्राकृत संख्याओं से संबंधित। अब हम आते हैं पूर्ण संख्या में। देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है। जब हम प्राकृत संख्या जो होती है 1 से शुरू होता है। जब हम प्राकृत संख्याओं के परिवार, एक तरीके से परिवार ही हुआ, ये जो प्राकृत संख्या है, तो ये एक तरीके से परिवार हो गया ना, एक फैमिली हो गया इसकी। तो यदि प्राकृत संख्याओं के परिवार में हम 0 को शामिल कर दें, ठीक है, यानी कि जब जो प्राकृत संख्या है उसमें अगर हम 0 को भी शामिल कर दें तो हमारा क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे देखिए, जब प्राकृत संख्याओं के परिवार में 0 को भी शामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्याओं का परिवार कहलाता है। जैसे देखिए, यहां देखिए, ये 1 से इधर जितना है सब प्राकृत संख्या है कि नहीं है, लेकिन जब हमने 0 को भी शामिल कर दिया तो ये बन गया पूर्ण संख्याओं का परिवार। ठीक है, तो यानी कि प्राकृत संख्याओं में जब हम 0 को भी शामिल कर देंगे तो वो बन जाएगा पूर्ण संख्या का फैमिली, यानी कि परिवार बन जाएगा। जैसे में अब अच्छा, अभी जो हमारा पूर्ण संख्या है उसको हम W से सूचित करते हैं, कैपिटल W यानी कि बड़ा W से। अब यहां देखिए कुछ सवाल है, कुछ सवाल क्या है जो एग्जाम में आते हैं, अक्सर पूछ लिया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा गया तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, तो सबसे जब 0 से शुरू होता है तो सबसे छोटा क्या हो गया? 0 ही तो हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, जिसको हम 0 कहते हैं। ठीक है, कहा गया सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। अब भाई संख्या का तो कोई अंत है ही नहीं, जब अंत ही नहीं है तो सबसे बड़ी क्या सकते हैं? कुछ क्या? तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया अनंत। ठीक है, अब इन दोनों को समझिए। कहा क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत हो सकती है? क्या ये सभी संख्याएं जो है यहां से यहां तक, क्या एक पूर्ण संख्या प्राकृत हो सकती है? कभी नहीं हो सकता। उसका पीछे का रीजन समझिए। 1 से इनफाइनाइट तक, यानी 1 से अनंत तक, यानी जो हमारी प्राकृत संख्या है वो तो 1 से शुरू होता है ना, लेकिन पूर्ण संख्या क्या है? 0 से शुरू होता है। 1 से बाकी के सब संख्या तो इसमें पाया जा सकता है, लेकिन क्या 0 इसमें संभव है? नहीं है। तो जब 0 इसमें नहीं पाया जाएगा तो ये कभी नहीं हो सकता। तो यहां बोला क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत हो सकती है? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। ठीक है, दूसरी, क्या सभी प्राकृत पूर्ण हो सकती है? हाँ भाई, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 1 से शुरू है और 1 से बाकी संख्याएं सब तो है ही इसमें। क्योंकि पूर्ण बना ही कैसे है? पूर्ण इसी से तो बना है, जब हमने इसके परिवार में 0 को शामिल किया तभी तो पूर्ण बना है ना। तो यानी कि ये सभी संख्याएं इसमें है, तो इसका मतलब क्या है कि सभी प्राकृत पूर्ण होगा। तो क्या कहा? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होगी? डेफिनेटली होगा। यहां आंसर क्या होगा? हाँ होगा। अब देखिए कुछ बातों को और समझिए। यदि हम यहां 1-2 सवाल जोड़ देते हैं, देखिए यदि मैं ऐसा कहूं, समझिएगा, सबसे छोटी प्राकृत तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? मेरे भाई समझना ध्यान से। यहां से देखिए, हमने बोला सबसे छोटी प्राकृत संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या का गुणनफल। अब भाई हमने गुणनफल पूछा तो एग्जामिनर आपके जगह योगफल भी दे सकता है, भाग भी दे सकता है, या आपका मतलब माइनस भी दे सकता है, घटाव में भी दे सकता है। तब देखिए यहां से सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1। गुणनफल है ना, गुना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है भाई? 0। जब इसको गुना करेंगे तो क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसी बात का आपको ध्यान रखना है
कि हमने गुणनफल दिया है, तो जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन बनाएगा, वो योगफल भी दे सकता है ना। या हो सकता है डिवीजन भी दे दे, या फिर तुम आपको क्या बोलते हैं, डिवीजन दे देगा, एडिशन दे देगा, सब्ट्रैक्शन दे देगा, है ना। इस तरीके से वो कुछ भी दे सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि चौथी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या और दूसरी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, उसका योगफल क्या होगा। तो मतलब सवाल तो घुमाने का बहुत तरीके से घुमा सकता है, इसको हम जितना बदलना चाहे, जितना क्वेश्चन बनाना चाहे, उस तरीके से हम बना सकते हैं। वो चौथी अंकों को ले लेगा, 10वीं को ले लेगा, 20वीं अंक को लेगा, किसी भी अंक को उठा लेगा। बस हमें क्या करना है, सतर्कता से हमें इस चीजों को ध्यान रखना है कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। उसके बाद वो जौन सी संख्या हमें बोले, हमें घबराना नहीं है, आराम से सोचना है, ठंडे दिमाग से उसको बनाना है। चलिए हम कुछ और संख्याओं को देखते हैं। साथियों, अगला जो नंबर हम बात करेंगे वो है पूर्णांक संख्या। देखो पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या हम उसे कहते हैं जिसमें माइनस का भी संख्या होता है, जीरो भी होता है और प्लस में भी होता है। मतलब जिसमें तीनों प्रकार की चीजें शामिल होती है, माइनस भी होता है, प्लस भी होता है और जीरो भी होता है। लेकिन इसको हम देखिए आसान भाषा में समझते हैं क्या होता है। जो हमारा एक नंबर लाइन होता है ना, ये वाली लाइन होती है, ये 0, 1, 2, 3 इस तरीके से होता है, और इधर -1, -2, -3 है ना। ये सभी संख्याएं जिसमें माइनस भी शामिल हो, जीरो भी शामिल हो, प्लस भी हो, इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। या फिर देखिए एक बात और समझिए इसको, जीरो से जो इधर, यहां से जो इधर की संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्या है, और ये -1 से इधर जो है, तो हम ऐसे कह सकते हैं, देखिए तो, कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या। क्योंकि देखिए प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है ना, तो 1 से शुरू है ना, 1, 2, 3 इस तरीके से, लेकिन सब क्या है, ऋणात्मक में है, माइनस में है। तब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्या है वो पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं का समूह है, या वो एक परिवार है। देखिए इस परिवार में, मतलब पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या के परिवार में, ठीक है, पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं का परिवार शामिल होता है। मतलब कि जो पूर्णांक संख्या का परिवार है ना, उसमें पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या का परिवार जब दोनों मिल जाता है, तब हमारा क्या बनता है, पूर्णांक संख्या का परिवार बनता है। आमतौर पर जो पूर्णांक संख्या होता है उसे कैपिटल आई यानी बड़ा का आई या बड़ा का जेड से सूचित किया जाता है, ठीक है। जैसे में आई अथवा जेड, क्योंकि आई से भी हम सूचित कर सकते हैं, जेड से भी कर सकते हैं। तो देखिए अब ये माइनस में है, तो भाई माइनस में तो माइनस अनंत तक जाएगा कि नहीं, माइनस का भी कोई अंत नहीं है, और ना तो प्लस में कोई अंत है। तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच होगा, माइनस से प्लस तक। जैसे -1, -2, -3, तो देखिए ये जब संख्या है तो इसका कोई अनंत है क्या, ये 4, 5, 6, 7, 8 माइनस में चलता जाएगा। इसी प्रकार प्लस में भी 4, 5, 6, 7 आगे चलता जाएगा। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए इसी से संबंधित हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। यहां कहा गया सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, ध्यान पूर्वक समझिए, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। अब भाई सबसे छोटी की जब बात हुई, देखिए -1 छोटा है, लेकिन -2 उससे भी छोटा है, -3 उससे भी छोटा है। अब यहाँ पर एक बात, बहुत बच्चों को ये डाउट होता है कि सर ये 1 है, ये 2 है, तो 2 तो आमतौर पे बड़ा होता है ना, 2 छोटा कहाँ से होने लग गया। तो एक बात को समझिएगा, ये -2, -1, -3 है। इसका मतलब क्या होता है, हम साधारण भाषा में समझाते हैं कि माइनस का मतलब होता है कर्जा में होना, मतलब आपके ऊपर उतना कर्ज है, ठीक है। तो देखिए यहाँ -3 है या -2 है, मतलब हम ऐसे कहें कि ये ए है और ये बी है, ए के ऊपर 2 रुपये का कर्ज है और बी के ऊपर 3 रुपये का कर्ज है। तो भाई जिसके ऊपर कर्ज ज्यादा होता है वही छोटा होगा ना। तब क्या हुआ कि बी के ऊपर -3 यानी ज्यादा कर्ज है ना, तो बी छोटा हो गया, जबकि ए बड़ा है। क्यों, इसके पास कर्ज कम है, इसके पास कर्ज ज्यादा है।
तब सबसे छोटी पूर्णांक संख्या हो जाएगा हमारा माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, यानी अनंत होगा, माइनस में होगा। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी तो भाई फिर धनात्मक में होगा, तो धनात्मक में हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, आगे आते हैं। कहा क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकती है? क्या सभी पूर्ण संख्याएं, ध्यान रखिएगा, सभी पूर्ण संख्याएं क्या कर रहा है? पूर्णांक। देखिए तो ये सभी पूर्ण संख्या है कि नहीं है? ये 0 से यहां तक तो सब पूर्ण ही है ना, तो पूर्ण है, इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाँ हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक है? भाई जब पूर्ण होगा तो प्राकृत तो ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, क्यों? 0 से शुरू होता है तो पूर्ण है, और 1 से शुरू होगा तो प्राकृत है। तो यानी कि सभी पूर्णांक, पूर्ण जो है पूर्णांक होता है, और सभी प्राकृत भी पूर्णांक होता है। ठीक है, चलिए आगे। अब यहां से आइए, क्या सभी पूर्णांक, ये सभी पूर्णांक माइनस प्लस 0 सब, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है? भाई ये हमारा है पूर्णांक संख्या। माइनस कभी होता है क्या इसमें प्राकृत में? माइनस संख्या कभी प्राकृत में नहीं होता है। जबकि ये भाई साहब पूछ रहे हैं क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत होती है? कभी नहीं हो सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता, सपना भी नहीं देखना कि ये प्राकृत हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण हो सकती है? सभी पूर्णांक पूर्ण, भाई पूर्णांक में ऋणात्मक तो होता ही नहीं है ना, तो ये भी नहीं होगा। कभी सपना नहीं देखना है हमें जो पूर्ण हो सकता, मतलब सभी पूर्णांक पूर्ण हो सकता, कभी नहीं। अब देखिए यहां एक संख्या दिया गया, -13 किस प्रकार की संख्या है? भाई -13 जो है क्या प्राकृत संख्या है क्या? माइनस तो होता ही नहीं है। क्या -13 जो है पूर्ण संख्या हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो -13 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि देखिए माइनस में इसमें आता है ना, जब ये आगे बढ़ाते जाएंगे तो क्या आएगा? -13 आएगा ना। तब ये किस प्रकार की संख्या है? माइनस में जब भी आ जाए संख्या, पूछ लिया जाए कि कौन सी संख्या है, आंख बंद करके कहिए ये पूर्णांक संख्या है, ये हमारा है पूर्णांक संख्या। अगर बोला गया -17 और -29 में कौन बड़ा है? अब भाई इसके पास 29 रुपए का कर्ज है, इसके पास 17 रुपए का कर्ज है, तो जिसके पास कर्ज कम होगा वही आदमी बड़ा होगा ना, तो बड़ा संख्या क्या हो गया? -17। ठीक है, ऐसा समझना है कि संख्या से संबंधित कोई भी प्रश्न परीक्षा में आ जाए, फुल कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन बनाइए, कहीं कोई डर भय कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम अगली संख्या की बात करते हैं आगे। साथियों अगली संख्या मेरे पास है सम संख्याएं। सम संख्याएं देखिए क्या होता है, वैसी संख्याएं जो 2 के टेबल से भाग लग जाए या फिर 2 के पहाड़ा में आता हो, आप इसको जैसे भी समझना चाहें, मतलब हम सीधा ये कहें कि वैसी संख्याएं जो 2 से भाग लग जाए, ठीक है, या फिर 2 से उसका गुणनखंड हो जाए, ये भी कह सकते हैं। देखिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा 2 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। मतलब हर वह संख्या जो 2 से भाग लग जाए वो सम संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, और यदि कोई संख्या 4 से भाग होगा तो ऑटोमेटिकली 2 से भाग होगा, क्योंकि 2 का ही गुणनखंड होगा। ठीक है, अब देखिए आगे, जैसे 2 4 6 8 10 12 20 30 50 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सब 2 से भाग लग जाएगा। अब इसमें से उस सवाल को हम लेते हैं। हमने सबसे पहले पूछा, देखिए जो सम संख्या 2 से शुरू होगा, क्योंकि 2 के पहले जाएंगे तो 0 में चले जाएंगे हम, है ना। तो देखिए यहां से सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या जो होगा वो 2 होगा। ठीक है सबसे छोटी सम संख्या 2। सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? अब भाई संख्या का अंत तो है नहीं, तो संख्या का अंत नहीं है तो क्या है, उसका भी अनंत होगा, यानी कि इनफाइनाइट होगा। अगला है प्रथम n सम संख्याओं का योग।
अगर हमें कुछ शुरुआती का संख्या पूछ लिया जाए कि बताइए शुरुआती 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा या शुरुआती 100 संख्याओं का योग क्या होगा, तो क्या हम 2 4 6 8 10 20 लिखकर किस तरीके से जोड़ेंगे तो हमें आधा घंटा टाइम ही लग जाएगा 10 मिनट उसमें, ठीक है। तो हमें उतना नहीं करना है। इसके लिए एक सूत्र हमें दिया हुआ है, यदि प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालना है तो इसका सूत्र होता है n गुना n प्लस 1। जिसे हमने क्वेश्चन लिया हुआ है प्रथम 15 सम संख्याओं का योग। देखिए क्या बोला, n इंटू n प्लस 1। तो n की जगह क्या है, यहाँ हमारा n बराबर कितना है 15, इसलिए क्या हो जाएगा 15 गुना, अब 15 पर से कितना हो जाएगा 16, तो 15 गुना 16 करेंगे तो आ जाएगा 240। यानी कि 15 सम संख्याओं का जब हम योग करेंगे शुरुआत का तो उतना जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, ठीक है। इन सूत्र का याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल जाता है एग्जाम में। अब देखिए यहां से हमें कुछ सवाल है जो हमने इसके पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में हमने देखा था, ठीक है। उसी से संबंधित ये हमारा सवाल है। क्या है देखिए, कहा गया क्या सभी सम संख्याएं प्राकृत संख्या है। अब एक बात को ध्यान से सुनिए, सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10 12, ठीक है। प्राकृत संख्या क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1 उसके बाद 2 आ गया, 2 सम संख्या है, 3 4 क्या है सम संख्या, 5 नहीं 6 सम संख्या, 7 नहीं 8 क्या सम संख्या, मतलब हर एक संख्या के बाद एक सम संख्या आएगा कि नहीं। इसका मतलब हुआ क्या सभी सम संख्या प्राकृत संख्या होती है, हाँ होती है। यहां हो गया हाँ, क्या सभी सम संख्याएं प्राकृत होती है, निश्चित होती है। क्या सभी सम संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, भाई जब प्राकृतिक होगा तो पूर्ण भी तो होना है, क्योंकि पूर्ण क्या है 0 1 2 2 आ गया, 3 4 4 भी आ गया, 5 6 भी आ गया, 7 8 आ गया, तो मतलब क्या है इसमें भी तो सभी सम संख्याएं आ रही है कि नहीं। तो ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा हाँ। अब आगे देखिए, क्या सभी प्राकृत संख्याएं सम होगी, ध्यान पूर्वक समझिएगा। इसने कहा क्या सभी प्राकृत संख्याएं, भाई प्राकृत संख्या होता है 1 2 3 4 5 6 होता है ना, क्या एक सम संख्या हो सकता है कभी, कभी नहीं। 3 सम संख्या हो सकता है कभी नहीं, इसका आंसर क्या हो गया नहीं, इसका आंसर हो जाएगा कभी नहीं हो सकता। अगला है क्या सभी सम संख्याएं पूर्णांक होगा, जितनी भी सम संख्याएं हैं पूर्णांक होगा। अभी हमने पूर्णांक देखा था, पूर्णांक में हमने क्या देखा था 0 1 2 3 4 इस तरह से, और इधर से -1 -2 -3 -4 इस तरीके से आ रहा था। अब भाई देखिए 2 4 इसी तरह से आगे संख्या आएगा कि नहीं, देखिए तो क्या सभी सम संख्याएं पूर्णांक होगी, तो जितनी भी सम संख्याएं सब है पूर्णांक वाले में शामिल है कि नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हाँ। क्या सभी सम संख्याएं पूर्णांक होगी, निश्चित तौर पे होगी। क्या सभी पूर्ण संख्याएं सम होगा, सभी पूर्ण संख्याएं सम संख्या। अब भाई पूर्ण संख्या में क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 4 इस तरीके से, तो भाई 0 1 3 ये सम संख्या है, ये सम संख्या नहीं है, तो सम संख्या नहीं है तो ये भी नहीं होगा। क्या सभी पूर्ण संख्या सम संख्या है, कभी नहीं होगा। समझना है, याद नहीं, ये नहीं करना कि आपको हमने बता दिया समझा दिया आप उसको याद करके जाओ, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, क्या सभी पूर्णांक यानी कि ये सब माइनस प्लस सब, क्या सभी पूर्णांक संख्या सम होगी, सम संख्याएं हैं, ये तो कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है कभी भी, है ना। सभी पूर्णांक सम संख्याएं कभी नहीं हो सकता, माइनस वाला है 1 3 5 ये सब है ना, कभी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर नहीं होगा। चलिए कुछ और संख्याओं को देखते हैं साथियों। अगला नंबर जो है मेरा वो विषम संख्याएं हैं। देखिए हमने देखा था सम संख्या के जस्ट उल्टा, सम संख्या के विपरीत है। सम संख्या में हमने क्या देखा था कि वैसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। लेकिन विषम संख्या में क्या है, उसके जस्ट उल्टा यह है कि वैसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो, वैसी संख्याएं जो 2 से भागा नहीं लगता हो, या वैसी संख्याएं जो 2 के टेबल से नहीं 2 से भागा नहीं लगता हो, या 2 के
भाग मतलब 2 से 2 के टेबल में नहीं आता हो, ठीक है, तो वो संख्याएं कहलाती है विषम संख्याएं। यह हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको, वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित ना हो, जैसे 5, 7, 3, 9, 11, 13 है ना, 15, 17, ये सब क्या है 2 के टेबल से कभी भागा पूरा नहीं लगेगा, हमेशा पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कहा गया, कहा वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। देखिए जैसे मेरे पास हमने ले लिया 3, तो 3 को 2 से भागा देंगे तो क्या आएगा 1.5 आएगा, पूरा तो भागा नहीं होगा ना, ये पॉइंट में आ गया, पॉइंट में नहीं आना है, कंप्लीट भागा होना चाहिए, जैसे इस तरीके से कंप्लीट भागा होना चाहिए, ठीक है। तब क्या होगा कि हमें वैसी संख्याएं चाहिए जो 2 के टेबल से या 2 से विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं विषम संख्या, मतलब 2 से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 13, 17, 33 है ना, 75, 77, 79, 99 है ना, ये सब कुछ भी हम ले लेंगे 2 से कभी विभाज्य नहीं होगा। 2 से देखिए 2 के टेबल में कोई सा भी आता है, नहीं आता है, यानी कि जो 2 के टेबल में नहीं आए, 2 से विभाजित ना हो, सब संख्याएं क्या है विषम संख्याएं हैं। अब विषम संख्याओं से आधारित हमने कुछ क्वेश्चन लिया, देखिए क्वेश्चन तो और भी बन सकते हैं, कितना भी क्वेश्चन बने ये क्वेश्चन तो कम ही पड़ जाएगा है ना, तो संख्याओं से संबंधित आप जितना क्वेश्चन चाहे उतना बना सकते हैं, बशर्ते हमें क्या है इसको मेन समझना है। क्वेश्चन ये किसी भी प्रकार से हमसे पूछ ले, जब हम मेन टॉपिक को समझ जाते हैं ना, मेन इसके उद्देश्यों को समझ जाते हैं कि आखिर इसमें क्या चीज है, ठीक है, तो हम उसको मेन चीज को पकड़ लेते हैं, मेन नब्ज को पकड़ लेते हैं उसको, तो बाकी बात वो किसी भी तरीके से सवाल पूछे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए पहला सवाल क्या कहा गया, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी क्या है 1, सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत इनफाइनाइट, जिसको हम बोलते हैं अनंत। तीसरा है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। अगर हमें बोल दे कि बताइए हमें प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, अब भाई शुरुआती का 15 विषम संख्या लिखेंगे क्या, 1, 3, 5, 7, 9, 11 करके 15 तक, फिर हम उसको जोड़ेंगे, टाइम खाएगा ना, टाइम ज्यादा लगेगा, तो उसके लिए एक सिंपल सा साधारण सा सूत्र क्या है, यदि हमें प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालना है तो सीधा जिस संख्या का निकालना है ना उसका हमें वर्ग कर देना, यानी उसका हमें स्क्वायर कर देना। जिसे देखिए सवाल मेरे पास क्या है, प्रथम 17 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, कुछ नहीं करना है, 17 का स्क्वायर कर दीजिए, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, यही हमारा आंसर होगा। क्या सभी विषम संख्याएं, क्या सभी विषम संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। अब विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 सब कुछ भी होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कहां तक अनंत तक जाएगा, यानी कि सभी विषम संख्याएं जो है वो प्राकृत संख्या 100% होगी, ठीक है। क्या सभी विषम संख्याएं पूर्ण संख्याएं होगी, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है तो सभी होगी, जब पूर्ण प्राकृत में होगा तो पूर्ण में भी 100% यहां भी होगा। क्या सभी विषम संख्याएं पूर्णांक होगी, हाँ ये भी होगी, देखिए 0, 1, 2, 3, 4 इधर होगा, -1, -2, -3 इस तरह जाएगा। तो देखिए तो क्या कहा, सभी विषम संख्याएं पूर्णांक संख्या, देखिए तो 1, 3 इस तरह 5, 7, 9, 11 जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, ये भी होगा। तो आपको ये वक्त समझ में आ गया होगा। अब हम देखिए अगला कुछ और संख्याओं के बारे में बात करते हैं, देखते हैं आगे। साथियों देखिए हम कुछ अलग से तथ्य को हम देखते हैं, हमारे सवाल में ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है, ठीक है, हमारे जो एग्जाम होता है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ऑब्जेक्टिव में इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि सम प्लस सम करेंगे तो क्या आएगा। देखिए हम पहले हम इसको बनाकर देखते हैं कि सम प्लस सम होता क्या है। देखिए 2 भी एक सम संख्या, 4 भी एक सम संख्या है, तो सम प्लस सम आया, यानी कि 8 और हम 16 लेते हैं तो ये भी क्या आया सम आया। 24 प्लस 36 लेते हैं तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 60। यानी हम क्या देख रहे हैं
कि सम को सम के साथ जोड़ते तो सम प्राप्त होता है, सम को सम के साथ जोड़ते सम प्राप्त होता है, सम को सम के साथ जोड़ते तो क्या आता है, सम ही आता है। तो मतलब यह हुआ कि जब हम दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सम प्राप्त होगा। अगला है विषम प्लस विषम। चलिए इसका भी हम उदाहरण लेते हैं, 1 + 3 लेते हैं। तो ये भी विषम है, ये भी विषम है, तो जोड़ के क्या आ गया, सम आ गया। 7 + 9 दोनों विषम है, लेकिन जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, सम। तो हमें यहां से क्या पता चला कि जब हम सम सम या विषम विषम लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, सम आएगा। यहां से अभी हम एक और चीज बताएंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा। सिर्फ यहाँ एक सम है, एक विषम है। चलिए एक सम हमने ले लिया 4, विषम हमने ले लिया 5। तो जब हमने जोड़ा तो क्या आया, विषम आया, यानी कि सम प्लस विषम क्या आ गया, विषम आ गया। उसके बाद हम सम लेते हैं 8 और विषम ले लेते हैं 15। तो 15 8 23 क्या हो गया, विषम हो गया। चलिए अच्छी बात है यहां तक। अब देखिए ये तीनों अब बताते हैं क्या है, दोनों सेम सेम है ना, सेम सेम है, मतलब सेम सेम कहने का मतलब है सम सम विषम विषम। तो जब भी दोनों सेम सेम होगा तो हमेशा क्या आएगा, सम सम आएगा। लेकिन यदि दोनों विपरीत आ गया, एक सम विषम आ गया, तो वो विषम आएगा। इस बात से भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये तीनों हो गया। अब यहां से हम इससे ये जांचना चाहते हैं कि 0 जो है वह एक सम संख्या है या एक विषम संख्या है। ठीक है, देखिए यदि हम 0 में किसी सम संख्या को जोड़ेंगे तो इसका मतलब है कि 0 सम। अब अभी देखिए ना पहले क्या होता है, देखिए जैसे 0 में हमने 4 को जोड़ा तो कितना आ गया, 4। 0 में हमने 10 को जोड़ा तो कितना आ गया, 10। यानी कि देखिए तो ये सम संख्या है। सम संख्या को किसके साथ जोड़े तो सम प्राप्त हुआ, देखिए सम को जोड़े तो सम आया, सम को जोड़े तो सम आया। यानी कि यहां से हमें पता चला कि 0 क्या है, 0 एक सम संख्या है। कैसे, देखिए ये 4 और 10 क्या है, 4 और 10 सम संख्या है कि नहीं है। तो यानी भाई जब सम और सम को जोड़ेंगे तभी तो हमें सम आएगा। और देखिए तो ये दोनों सम है कि नहीं है। यानी यहाँ से हमें क्या पता चला कि 0 जो है वो एक सम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हम बताएंगे कि सम संख्या आएगा। और यहाँ से देखिए 0 विषम को जब हम जोड़ते हैं तब मान लीजिए 0 में हमने 7 को जोड़ा तो कितना आ गया, 7 ही विषम आया। 0 में से हमने 9 को जोड़ा तो कितना आ गया, 9। मतलब सम में विषम को जोड़ते हैं तब ना विषम आता है। देखिए तो सम को विषम के साथ जोड़ते तो विषम आता है कि नहीं। यानी कि यहाँ से भी हमें क्या साबित हुआ, यहाँ से भी साबित हुआ कि 0 जो है वो क्या है, सम है ना। 0 भी क्या है, सम है। तब हम यहाँ से लिख देंगे अर्थात 0 एक सम संख्या है, 0 एक सम संख्या है। एक बात और समझ लीजिएगा, यहाँ 0 जो है ना तो धनात्मक होता है, ना तो धनात्मक, ना ही ऋणात्मक होता है। मतलब कहने का यह है 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। 0 न्यूट्रल हो गया, यानी हम सीधा उदासीन हम जिसको कहते हैं। तो 0 ना तो सम है ना तो सॉरी सम विषम नहीं, 0 जो है ना तो ऋणात्मक है ना तो वो धनात्मक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और नंबर के बारे में हम बात करते हैं। साथियों अगली संख्या मेरे पास है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो सिर्फ दो नहीं बल्कि 2 से अधिक संख्याओं से भाग लगती है, उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि वैसी संख्याएं जो एक अपने आप से और एक खुद एक से और बाकी किसी अन्य संख्याओं से भाग लगे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। या हम ऐसे कहें कि वैसी संख्याएं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, वैसी संख्याएं जिसकी कम से कम 3 गुणनखंड हो वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कम से कम 3 गुणनखंड, देखिए कैसे, क्या बोला हमने, क्या लिखा, वे सभी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। इसी परिभाषा को हम ऐसे भी लिख सकते थे, वैसी संख्याएं
या वे सभी संख्याएं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं वे सभी भाज्य संख्याएं कहलाती है। कम से कम हमें 3 गुणनखंड चाहिए, 3 से ज्यादा जितना भी हो जाए हमें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। कम से कम हमें 3 गुणनखंड चाहिए। तो कहा गया वे सभी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमने लिया 4, देखिए हम ट्री बनाकर दिखाते हैं आपको। 4 है, 4 कौन कौन से टेबल में आएगा, 1 2 और 4, 3 हो गया ना। अभी हमने क्या बोला था, कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, 3 हो गया ना। हम 6 को लेते हैं, 1 में आएगा, सॉरी 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 6 में आएगा। इसी प्रकार क्या है 8, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 4 में आएगा और 8 में आएगा, है ना। तो वे सभी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो वह कहलाती है भाज्य संख्याएं। अब देखिए मेरे पास कुछ सवाल हमने लिया हुआ है, कल सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब एक बात ध्यान रखिए, तो हमने 4 से लिया, हम समझते हैं कि 1 2 3 क्यों नहीं हुआ। एक बात ध्यान रखिएगा, जो 1 होता है ना, 1 ना तो भाज्य संख्या होता है और ना तो अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता, देखिए अब अभी तो हमने देखिए सिर्फ भाज्य की बात किया, जब हम अभाज्य को समझाएंगे तब हम एक बात करेंगे, ठीक है। पहले इसको समझ लीजिए, यहाँ हम 2 और 3 को बात करते हैं। अब भाई 2 जब आएगा तो 1 में आएगा और 2 में आएगा, लेकिन हमने क्या बोला, कम से कम 3 गुणनखंड हो। 3 तो संभव है नहीं, इससे 2 नहीं होगा। 3 भी क्या है, 1 में आएगा, 3 में आएगा, तीसरी गुणनखंड है ही नहीं, तो मतलब क्या है 3 भी संभव नहीं है। तो इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई, 4। देखिए अभी आएगा क्वेश्चन में आगे, ठीक है। यहां से देखिएगा, तब यहां से क्या हुआ, पहला सवाल क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सम पूछा गया, सम क्या है 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम, तो 4 सम है, 6 सम है, 8 भी सम है, 9। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो गया, 9। देखिए क्या सवाल है, सबसे छोटी विषम, तो सबसे छोटी विषम क्या भाई 9, तथा सम संख्याओं का योगफल, तो सबसे छोटी सम क्या है 4। तो योगफल पूछा गया, 9 4 13। अगला सवाल है सबसे बड़ी भाज्य संख्या। अब भाई हमने पहले ही बोला था कि संख्याओं का अंत नहीं होता है, तो सम हो या सम संख्या हो, विषम संख्या हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, प्राकृतिक हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, कोई सा भी संख्या हो, उसका हमेशा सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो अनंत ही होगा, ठीक है। पूर्णांक में वो डिपेंड करता है, सबसे छोटा माइनस हो जाता है और सबसे बड़ी प्लस में हो जाता है। तो जब भी सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो वो अनंत हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। देखिए ये हमारा था भाज्य संख्या से संबंधित। अब हम अगला अभाज्य संख्या की बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अभाज्य संख्या क्या। साथियों अभी हमने बात किया था भाज्य संख्या का, अब देखिए हम देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या में हमने देखा था कि वैसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, जबकि अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक अपने आप से और दूसरा 1 से। देखिए यहां क्या है कि वे सभी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड 1 एवं स्वयं हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2 जो है, 2 कौन कौन से पहाड़ा में आएगा, 1 में और 1 स्वयं 2 में। 3 किस में आएगा, 1 में और 3 में। 5 किस में आएगा, 1 में और 5 में। 7 किस में आएगा, 1 और 7 में। 11 किस में आएगा, 1 और 11 में। 13 किस में आएगा, 1 और 13 में। तो ये सभी संख्याएं क्या हो गई, ये सभी संख्याएं हमारा अभाज्य संख्या हुआ। जैसे यदि हम मान लीजिए 9 हम लेते हैं उदाहरण में, तो 9 का कितने गुणनखंड, देखिए तो 9 1 में आएगा, 3 में आएगा और 9 में आएगा, 3 गुणनखंड ना हो गया, इस वजह से 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2।
और इसमें सम संख्याएं कितनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्या में केवल और केवल एक ही सम संख्या होती है, वह है 2। ठीक है, देखिए कुछ प्रश्न हम लिए हुए हैं। कहा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंक का कहां है, 11। ठीक है, अभाज्य संख्याओं में सम संख्याओं की संख्या, अब भाई ये अभाज्य संख्या है, देखिए तो सम संख्या कितनी है, एक ही तो है, वो कौन सा है, एक कम करते हैं, इसे दे देते हैं, इसको हम लिखते हैं 1। ठीक है, अब वो कौन सा है, 2 है। अब देखिए आगे, अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी सम संख्या, भाई तो सम संख्या एक ही को होबे करता है, तो सबसे छोटी की कौन सी बात हो गई, है ना, 2 हो गया। अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन सी है, 3। ठीक है, अंदर अब देखिए, का सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या क्या है, सम अभाज्य संख्या क्या है, 2। ठीक है, उसके बाद कहा गया और विषम अभाज्य संख्या कौन सी, सबसे छोटी, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है भाई, 3। तो कहा का योगफल, यानी कि 2 + 3 कितना आ गया, 5। आगे देखिए, कहा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी, ध्यानपूर्वक समझिएगा, 99, 98, 97, 96, 95, ऐसे आएगा संख्या इधर। 99 का गुणनखंड क्या, सिर्फ 2 होगा, देखिए तो 99 किस में आएगा, 1 में आएगा, 3 में आएगा, क्योंकि 33 × 99 होता है, 33 × 99 और 11 × 99 9, तो 2 से तो ज्यादा गुणनखंड हो गया ना, 99 नहीं होगा। 98 का भी 2 से ज्यादा गुणनखंड, 1 98 स्वयं 49 दूना 98 है ना, उसके बाद 14 × 7 98, तो इसके भी गुणनखंड ज्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा। 97 का देखिए कोई गुणनखंड नहीं है, 1 और 97 में आएगा, उसके बाद किसी भी टेबल में नहीं आएगा, तो इसमें क्या हो गया, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, ये हो गया हमारा 97। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या था, 4, और यहाँ गुणनफल बोला गया है, तो यहाँ में क्या करना है, गुना लेना है। एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है भाई, 2। तो कहा गया गुणनफल, तो 4 दूना कितना हो गया, 8। तो देखिए ये हमारा अभाज्य संख्या था, ये हो गया। अब हम कुछ और संख्याओं के बारे में देखते हैं। साथियों अगला जो मेरे पास है, ध्यान से समझिएगा, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं, समझिए क्या कहा, 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्याएं, मतलब 2 या उससे अधिक प्राकृत संख्या होगी, और यदि उसका HCF, जिसको हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं, मासा कहते हैं, ठीक है, यानी कि 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्याएं जिसका मासा 1 होता है, उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक ऐसी प्राकृत संख्याएं जिसका मासा 1 होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, सह अभाज्य संख्याएं। जिसे 7, 5 दोनों में क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ क्या है, एक ही है ना, दोनों एक ही के पहाड़ा में और किसी पहाड़ा में आएगा, नहीं आएगा। 9, 5 एक कॉमन है, क्योंकि एक ही पहाड़ा में दोनों आएगा। 13, 17 एक ही पहाड़ा में आएगा। 29, 27 एक ही पहाड़ा में आएगा, किसी और पहाड़ा में आएगा नहीं। तो मतलब ऐसी 2 या उससे अधिक संख्याएं जिसका मासा 1 होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, सह अभाज्य संख्याएं। अगला है जुड़वां अभाज्य संख्याएं। जुड़वां अभाज्य संख्याएं कहने का मतलब है कि 2 ऐसी संख्याएं हो जिसका अंतर 2 होता है। 2 ऐसी संख्याएं जिसका अंतर 2 होगा, यानी डिफरेंस 2 होगा, वो हमारा कहलाएगा जुड़वां सह अभाज्य, जुड़वां अभाज्य संख्याएं। देखिए अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म, अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म या जोड़ा, ठीक है,
जिसका अंतर 2 हो उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 7 5 दोनों में अंतर कितने का है? 2 का। 9 7 कितने का अंतर? 2 का। 11 13 कितना का अंतर? 2 का। इसी प्रकार और भी संख्याएं हो सकती है, ठीक है। जिसे 17 19 हो जाएगा, 23 और 27 तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ अभाज्य संख्या का है, ठीक है। तो 19 23 तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों का अंतर 4 हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से और भी उदाहरण हम समझ सकते हैं यहाँ से। जैसे 31 और 29 ले सकते हैं ना। 29 31 में कितना का अंतर? 2 का अंतर हो जाएगा। तो इसमें ये सारी चीजें आएंगी इसमें। एक है संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्या कहने का मतलब, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। संपूर्ण संख्याएं क्या होती है? संपूर्ण संख्या का मतलब होता है जब हम किसी संख्या को गुणन तोड़ते हैं उसको, है ना, उसका हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के बाद जो संख्याएं आएगी ना, उसको जोड़ेंगे तो उस संख्या की दुगनी हो जाएगी। कैसे? समझिए एक बार। हमने यहाँ क्या बोला कि जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग संख्या का दुगुना हो जाए उन्हें हम संपूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे में देखिए हमने क्या लिया 6, तो 6 का देखिए हम गुणनखंड करते हैं। 6 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा और 6 में आएगा, है ना। तो 6 का गुणनखंड इतना है, तो देखिए तो हम इसको ऐसे लिखें 1 + 2 + 3 + 6। तो देखिए तो 2 1 3 3 3 6 6 6 12। मतलब देखिए 6 का दुगुना आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब यह है कि वैसी संख्याएं जिसका हम गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद उन गुणनखंडों का योग उस संख्या से दुगनी हो जाए तो वो कहलाएगी संपूर्ण संख्याएं, ठीक है। देखिए आगे आपके एग्जाम में संख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा, वैसे मुझे जहां तक उम्मीद है कि संपूर्ण जुड़वाभाज्य नहीं पूछा जा सकता है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। जब ये पूछा गया है तो उम्मीद है कि ये सब में भी से सवाल दे दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस वजह से आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। अब इसी प्रकार जैसे हमने 6 को तोड़ा तो 28 को भी आप तोड़ सकते हैं। देखिए 28 को हम तोड़ के बता देते हैं। 1 के टेबल में आएगा, 2 में आएगा, 4 में आएगा, 7 में, 14 में और 28 में। जो ये तो 28 और 14 42 42 7 49 49 और 4 53 2 55 1 56। 28 के डबल आ गया कि नहीं? देखिए 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 कितना आ गया? 56 आ गया ना, जो कि 28 का दुगुना है कि नहीं है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 × 28। देखिए 28 का दुगुना, ठीक है। आइए इस पर आते हैं। अब जब हम भाग करते हैं ना, भाग हम करते हैं, भागा देते हैं किसी संख्याओं में, तब क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। जैसे देखिए हम यहां से 20 में भागा देते हैं 3 से, तो 3 × 6 = 18, कितना बच गया? 2। भाज्य क्या है? भाज्य हमारा 20 है। भाजक क्या है? 3 जिसे हम भागा दे रहे हैं। भागफल क्या है? 6 प्लस क्या है? शेषफल 2। देखिए तो 20 = 6 × 18 + 2, तो 20 = 20 आ गया कि नहीं, ठीक है। तो इस सूत्र का आप लोग याद रखिएगा। इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे जब हम चैप्टर शुरू करेंगे ना, वास्तविक संख्याएं पहली चैप्टर, वहां ये हमारे ये काम आएगा। चलिए हमारे पास कुछ और संख्याएं बचा है, उसको हम देखते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्या क्या होता है, ध्यानपूर्वक समझिए, क्योंकि हमारा ये जो चैप्टर है ना, वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर, इसमें हम मुख्य रूप से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जिसमें अंश और हर दोनों होते हो, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया, वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हो, ठीक है। पूर्णांक मतलब वही माइनस प्लस और जीरो कुछ भी हो सकता है। Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हर 0 हो जाएगा तब वो अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो हर कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए।
तो उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 7/6 -9/5 और यहाँ 13। अब यहाँ बात आएगा, आप लोग को कंफ्यूजन आएगा, कहोगे सर अभी आपने बताया कि P/Q के रूप में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो Q है ही नहीं। तो देखिए इसमें हम कुछ नहीं है तो 1 से भाग दे सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जब हम 1 से भाग किसी संख्या में देंगे तो वही प्राप्त होगा, तभी P/Q हो गया कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ भी देखिए 1 से भाग देंगे P/Q हो गया कि नहीं। तो हमारी ये सभी संख्याएं क्या हो गई, परिमेय संख्याएं हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं क्या सभी प्राकृत संख्याएं वो परिमेय है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय है, तो आप कहोगे हाँ। क्यों होगा, क्योंकि जितनी भी प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 सब है, उसमें 1 से भाग दे देंगे तो P/Q हो जाएगा कि नहीं। तो सभी परिमेय, जितनी भी प्राकृत संख्याएं सभी परिमेय संख्या होगी। क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय होगी, वो भी होगी, क्योंकि उसमें भी हम 1 से सभी में भागा दे देंगे, है ना। उसी प्रकार हम सभी संख्याओं को देख लेंगे। अब हम आगे आते हैं, इसमें कहा गया परिमेय संख्याओं का मानक रूप क्या होता है। परिमेय संख्याओं का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है ना, तो मानक रूप क्या होता है। तो इसमें हमने बताया कि परिमेय संख्या P/Q को हम मानक रूप में तभी कहेंगे जब P/Q एक पूर्णांक हो, पहली बात। फिर P और Q जो है 0 से ग्रेटर होना चाहिए। P और Q जो है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 और 0 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसका तीसरा पॉइंट हमने बोला कि जो P/Q है ना, दोनों के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। देखिए कोई उभयनिष्ठ है क्या, एक के अलावा कुछ उभयनिष्ठ है, कुछ भी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है तीसरा पॉइंट का कि 4/8 नहीं होना चाहिए। ये हमारा मानक रूप में नहीं कहलाएगा, इसको जब काट देंगे 4 कम 4 4 दूनी 8, तब ये कहला गया मानक रूप में होगा। समझे, मतलब कि कुछ उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने उदाहरण में लिया 6/10, इसमें 2 कॉमन है कि नहीं, 2 के पास में 6 भी आता है, 2 के पास में 10 भी आता है, तो ये मानक रूप में नहीं होगा, हमने लिख दिया। एक मानक रूप में नहीं है क्योंकि इसमें 2 उभयनिष्ठ है, ठीक है। आगे देखिए, इसको जब हमने काट दिया 2 से, तो 2 × 6 2 × 5 = 10, तो इसमें अब तो उभयनिष्ठ नहीं बचा, तो एक मानक रूप में है क्योंकि इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। चलिए हम कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन जो देखिए मेरे पास है, हमें परिमेय संख्या के बारे में जानना है कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप, मतलब अभी हमने देखा कि परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी कि जिसमें अंश और हर दोनों उपस्थित होते हैं। हमने लिखा परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप शांत या आवर्त होता है। शांत या आवर्त कहने का मतलब यह है, जैसे देखिए 2/5 है, तो 2/5 को जब हम भागा देंगे तो आएगा 0.4। अब ये और भागा लगेगा क्या, भागा शांत हो गया, कैसे देखिए 5 से 2 में भागा दीजिए, 0 देंगे तो पॉइंट आएगा, 5 चौक 20, तो ये तो कैंसिल हो गया ना, शेषफल तो कुछ बचा नहीं, तो शेषफल नहीं बचा, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये शांत हो गया। एक हमने लिया 2/3, इसको भागा देंगे तो 0.6666 इस तरीके से आता जाएगा, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आवर्त कहते हैं। आवर्त का मतलब होता है जो लगातार आते रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 0.6 के ऊपर हम बार, या फिर जिसको हम रेकरिंग कहते हैं, ठीक है, ये हम दे देते हैं। इसका मतलब होता है कि ये 6 जो है अभी चलता रहेगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से अब इसमें आती है, तो समझ में आ गया। अब कहा कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा होता है। अच्छा, जब यहां हम शांत की बात की है, चलिए हम एक चीज और बता देते हैं। जब हमने शांत का बात किया तो एक बात समझिएगा, यदि P/Q कोई एक संख्या है, ठीक है, और Q का गुणनखंड यदि 2 का पावर m और गुना 5 का पावर n के रूप में रहता है, तब यह संख्या क्या कहलाती है, शांत कहलाती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि P/Q जो है इसमें कोई भी चीज उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम इसका एक उदाहरण देते हैं, जैसे देखिए, जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक संख्या 7 बटा मान लीजिए 50 दिया हुआ है,
ठीक है, ये दोनों में तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 7। 50 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1 और गुना 5 का पावर 2, क्योंकि 5 का पावर 2 25, 25 दूना 50। तो देखिए सिर्फ 2 और 5 के रूप में है ना, सिर्फ 2 और 5 के रूप में होगा, इसका मतलब 7/5 50 जो है वो क्या है, एक शांत संख्या है। अब जब हमने शांत का बात किया तो अशांत की भी बात कर लेते हैं। अशांत में क्या होता है, जब किसी परिमेय संख्या का हर संख्या के हर का गुणनखंड 2 5 के अलावा कोई तीसरा अंक आ जाए तो वह परिमेय संख्या अशांत कहलाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम आते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है वैसी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, या फिर जिसको हम अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं जो होती है उसका भागा कभी खत्म नहीं होता है। आप भागा देते जाओ उसका भागा कभी खत्म नहीं होगा। और दूसरी बात है कि कोई संख्या भी रिपीट नहीं होगा। कोई संख्या नहीं रिपीट होने का मतलब यह है कि जैसे हमने यहाँ भागा दिया तो 6 रिपीट हो रहा था, जबकि अपरिमेय संख्या में क्या है कि हम कितने भी भागा देते जाएं संख्या रिपीट नहीं होगा। तो देखिए अपरिमेय संख्या में क्या कहा, वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। और जो अपरिमेय संख्या होता है वो पूर्ण वर्ग में नहीं होता है। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब देखिए, जैसे हमने √4 का निकाला था, इसका आंसर तो 2 ना हो जाएगा, लेकिन ये इस तरह से पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए √2, √3, √5, √7, √11, ठीक है, √13, इस तरीके से संख्या इसमें आएगी। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब एक बात यहां देखिए, किसी भी अपरिमेय संख्या को जब हम किसी परिमेय संख्या के साथ गुना करते हैं तो वह हमेशा अपरिमेय आएगा। अभी हम कुछ उदाहरण देकर दिखाएंगे। ठीक है, अभी तक ये पर इसको समझिए। अपरिमेय संख्याएं अनावर्त तथा अशांत होती है। अपरिमेय संख्याएं जो होती है अनावर्त तथा अशांत। अनावर्त कहने का मतलब है कि वो कभी रिपीट नहीं होता है। पाई हम इसको पढ़ते हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। ये दोनों से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। वहां हमें जानते हो किस तरह पूछेगा, हमें बोलता है पाई क्या है, परिमेय है अपरिमेय है, ठीक है, पूर्ण है प्राकृतिक है, इस तरह का दे देगा। तो बच्चा क्या सोचता है कि भाई पाई का मान तो 22/7 होता है, वो मार देता है परिमेय में, और वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इस वजह से इन दोनों पे विशेष ध्यान देना है। अब देखिए हम परिमेय अपरिमेय संबंधित हम कुछ चीजें देखते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब यहां से समझिए परिमेय अपरिमेय क्या होती है। जब हम अपरिमेय में परिमेय को जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। आप जोड़ के देख सकते हैं, जैसे 2 + √3, ठीक है, तो √3 का मान क्या होता है, √3 का मान होता है 2 + 1.732 होता है। हालांकि ये भागा खत्म नहीं होता, ये और भी चलता है। ठीक है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, भागा खत्म होगा, मतलब ये एडिशन खत्म होगा, नहीं होगा, ये हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त होगा। अगला देखिए, परिमेय के साथ परिमेय जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो परिमेय में परिमेय कहने का मतलब क्या है, जैसे 1/3 ले लीजिए और 1/2/3 ले लीजिए, तो क्या आ गया, यहाँ से 3/3, यानी कि क्या आ गया, एक परिमेय ही प्राप्त होगा। तो मतलब हो गया कि जब परिमेय को परिमेय से जोड़ेंगे तो क्या आएगा,
परिमेय ही आएगा। और परिमेय अपरिमेय हो गया। अब अपरिमेय को अपरिमेय से जोड़ेंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय प्लस अपरिमेय। अब अपरिमेय को अपरिमेय से जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे? देखिए तो यदि हम 2 और 3 को जोड़ेंगे तो ये भी क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा अपरिमेय। उसके बाद इसी तरीके से गुना भाग कुछ भी हो सकता है, जैसे परिमेय माइनस अपरिमेय करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो परिमेय में अपरिमेय को घटाएंगे तो वो भी क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। ये क्यों अपरिमेय आएगा? इस बात का सबसे बड़ा जानते हैं, सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो अपरिमेय संख्या है उसका भागा कभी खत्म ही नहीं होता है। जब भागा ही खत्म नहीं होगा तो हमें एक निश्चित जो संख्या होती है वो हमें नहीं पता चल पाता है। जब निश्चित संख्या में नहीं पता चल पाता है तो हमें ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि हमें कितना में से घटाना है। देखिए क्या होता है कि जैसे √3 का मान हम क्या मानते हैं? 1.732 को यूज करते हैं, कभी कभी हम 1.73 का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हम लगभग में मान करके इसको हम यूज करते हैं, लेकिन वास्तविकता जब देखी जाए तो √3 का मान का एंडिंग नहीं है, है ना? इस वजह से क्या होती है? अपरिमेय होती है। तो ये तो हो गया। अब हमने अशांत बता दिया, शांत भी हो गया। चलिए कुछ और संख्याओं के बारे में देखते हैं। तो मेरे पास देखिए कुछ सवाल है और कुछ पॉइंट्स भी है। हमने समझाया था परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, हमने सम, विषम, पूर्णांक, पूर्ण सभी संख्याओं के बारे में बताया है। देखिए कुछ सवाल है, पूछा गया क्या सभी पूर्णांक संख्याएं क्या सभी पूर्णांक संख्याएं, दो संख्या लिखा गया, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं? अब पूर्णांक क्या होता है? जिसमें माइनस भी होता है, 0 भी होता है, प्लस भी होता है, तो कहा गया परिमेय होगा। सभी के नीचे हम क्या करेंगे? 1 से भाग दे देंगे। देखिए ये हमारा क्या है? ये नंबर लाइन है, 0 1 2 3 इस तरीके से जाएगा। इधर -1 -2 -3 -4 इस तरीके से जाएगा। तो कहा गया सभी पूर्णांक, ये सभी पूर्णांक है, तो कहा क्या परिमेय होगा? देखिए सब के नीचे 1 से भाग दे दीजिए तो पूर्णांक परिमेय बन गया कि नहीं? सब परिमेय बन गया। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो गया हाँ। कहा गया क्या सभी प्राकृत संख्या परिमेय होगी? सभी प्राकृत जो परिमेय होगी। क्यों? देखिए सब प्राकृत कहां से है? प्राकृत हमारी ये संख्या है। उसके बाद क्या सभी पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण कहां से? 0 से इधर है, तो ये भी हाँ होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए √2 का मान 1.414 होता है, √3 का मान 1.732 होता है, पाई का मान 22/7 होता है। जब हम इसको पॉइंट में बदलते हैं तो 3.1415 आता है। ठीक है, अब हम यहां से समझते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। देखिए जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देते हैं तो हमारा बनता है वास्तविक संख्या। जैसे हम कहें कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय को हमने मिला दिया तो क्या बन गया? वास्तविक संख्याएं बन गई। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय का एक परिवार है। ठीक है, जब हम परिमेय अपरिमेय दोनों को मिला दिए तो वास्तविक संख्या बन गया। तो साथियों हमारा जो संख्या पद्धति था, जो पहला चैप्टर हमारी वास्तविक संख्या है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देखिए ताकि जब हम वास्तविक संख्या से संबंधित प्रश्न को लाएं तो वहां आपको किसी प्रकार की समस्या ना आए। तो आप लोग वीडियो को देखिए। इस वीडियो को हमारा जो संख्या पद्धति था आज खत्म हो रहा है इसमें। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम आपको संख्या पद्धति के कुछ टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।